हिंदी सब संसार। हिंदी एक विश्व भाषा है। दुनिया की हजारों भाषाओं के बीच जनसंख्या की दृष्टि से आधिकारिक रूप से यह अंग्रेजी और मंदारिन के बाद तीसरे स्थान पर आती है। व्यवहारिक रूप से यह दूसरे या पहले नंबर डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल के अनुसार पर आती है। व्यवहारिक का अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस आदि अनेक देशों और भारत के तथाकथित हिंदी भाषी भी हिंदी का व्यवहारिक उपयोग करते हैं। परंतु दुनिया की इतनी बड़ी भाषा के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही दुराग्रहपूर्ण और कुंठा से भरा होता है। स्वयं हिंदी के लोग भी हिंदी को वह महत्व नहीं देते जिसकी वह अधिकारी है। आजादी के बाद हमारे नेता, अधिकारी और नीति निर्माताओं ने हिंदी को व्यवहार की बजाय शोरूम में सजाने की चीज बना दिया। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त 6 भाषाओं में हिंदी नहीं है। ध्यान देने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता पाने वाली अरबी, फ्रेंच, रसियन आदि भाषाओं के बोलने वाले लोग हिंदी के आधे भी नहीं हैं। हिंदी के साथ होने वाले इस दोयम व्यवहार का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति खुद को गंभीरता से नहीं लेता, खुद का सम्मान नहीं करता, दूसरे भी उसे महत्व नहीं देते। हिंदी दुनिया में इसलिए उपेक्षित है कि वह अपने घर में उपेक्षित है। भारत में ही यह मान लिया गया है कि हिंदी केवल हिंदी क्षेत्र की भाषा है। जाने कैसे यह समझ बन गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक ही भाषा होती है। इस समझ को जल्दी से जल्दी बदलने की जरूरत है। व्यक्ति की एक नहीं अनेक भाषाएं होती हैं। भाषाओं के बीच विरोध का नहीं सहयोग का भाव होता है। हम एक साथ हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, फ्रेंच, गुजराती आदि का उपयोग कर सकते हैं। किसी यूरोपीय से मिलकर पूछिएगा तो पता चल जाएगा। जर्मनी की मेरी एक छात्रा 9 भाषाएं जानती थी और हिंदी सीखते समय अंग्रेजी की मदद लेने के बावजूद रोज एक बार कहती थी कि इंग्लिश इज द मोस्ट कंफ्यूजिव लैंग्वेज। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि भाषा एक टूल उपकरण है और उपकरण आपके काम को आसान और सुलभ बनाने के माध्यम होते हैं। आपके पास जितने उपकरण होते हैं, आपका काम उतना ही आसान होता जाता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में रोज सैकड़ों उपकरणों का उपयोग करते हैं, परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा किसी साइकिल या कंप्यूटर जैसा उपकरण, टूल नहीं है। यह हमारे मस्तिष्क, हमारे भाव और वागांगों से मिलकर एक ऐसे जैविक टूल में बदल जाती है जिसका हमारे व्यक्तित्व से गहरा रिश्ता बन जाता है। व्यक्ति से बना यह रिश्ता धीरे धीरे समाज और उस भाषा के देश का अभिन्न अंग बन जाता है। इसीलिए टूल होने के बावजूद भाषा का संबंध संस्कृति, परंपरा और हमारी जीवन शैली से जुड़ता है। प्रसंगवश भाषा की ही तरह लिपि भी एक टूल है जिससे भाषा की लिखित अभिव्यक्ति होती है। किसी भी लिपि का भाषा से कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता, परंतु सदियों के प्रयोग से लिपि की आदत बन जाती है और भाषा विशेष की ध्वनियों से उसका एक रिश्ता बन जाता है। इसलिए हमें भाषा और लिपि का संबंध अनिवार्य सा लगने लगता है। हिंदी का संबंध हिंदी क्षेत्र से जुड़ता है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि वह हिंदी अवध की, भोजपुर की या राजस्थान की भाषा नहीं है, वह हिंद की भाषा है। इसीलिए इकबाल जैसे शायरों ने हिंदी है हम कहा था। यह चाहे जिन कारणों से हुआ हो, पर धीरे धीरे यह समझ बनती गई कि अपने ही देश में हम हिंदी और हिंदी क्षेत्र का विभाजन करने लगे। एक तो हिंदी शब्द ही अनुचित लगता है। अगर आपको तमिल, तेलुगु आदि के लोगों को यूपी बिहार के लोगों की भाषा से भिन्नता दिखानी ही है तो हिंदी तक शब्द का प्रयोग करें। अहिंदी भाषी एक नकारात्मक शब्द है। दूसरी बात, अवधी, गुजराती, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी भाषी क्षेत्र के आधार पर विभाजन करें तो एक हद तक समझ में भी आता है, परंतु हिंदी के आधार पर नहीं।
यह विभाजन हिंदी को सीमित करता है। ज्यादा से ज्यादा हम शैली के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तमिल हिंदी, बंगाली हिंदी, अमेरिकन हिंदी टाइप का नामकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि अंग्रेजी को शैली के आधार पर विभाजित किया गया है। अगर आप अपने मोबाइल में भाषा का चयन करने जाएंगे तो सिर्फ अंग्रेजी नहीं मिलेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश, आयरलैंड इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश, न्यूजीलैंड इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश के आधार पर आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा को भी ब्राजील और पुर्तगाल में से एक चुनना होगा। स्पेनिश को भी स्पेन और मेक्सिको के आधार पर चुनना होगा। अगर हम चाहें तो हिंदी की विभिन्न शैलियों के आधार पर एक विभाजन कर सकते हैं, लेकिन इस विभाजन के बावजूद वह रहेगी हिंदी ही। ब्रिटेन और अमेरिका के लोग एक दूसरे की भाषा आसानी से समझते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में अमेरिका की बजाय ब्रिटेन की अंग्रेजी चुन लेंगे तो कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा कि काम करना मुश्किल हो जाए। हमारी सरकारी नीतियों ने और स्वयं हिंदी के लोगों ने हिंदी को एक हद तक सीमित कर दिया है। अभी अभी हिंदी दिवस गुजरा है। वर्षों पहले इस स्थिति पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य करते हुए लिखा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी बोलनी चाहिए। उद्धरण, आज भी हिंदी दिवस का आयोजन हिंदी विभाग या हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। यह गलत है। इसके दो दुष्परिणाम होते हैं। एक तो तथाकथित हिंदी क्षेत्र के लोग भाषा के स्तर पर गरीब और एक भाषी होते जाते हैं, और दूसरी ओर हिंदीतर क्षेत्र के लोग हिंदी से दूर हो जाते हैं। हिंदी दिवस पुरस्कार जीतने और बैनर पोस्टर लगाने का दिवस नहीं है। हिंदी की व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर अगर हम इसे अधिक से अधिक लोगों से नहीं जोड़ पाते हैं, इसे बहुरूपी नहीं बनाते हैं, इसे तकनीक और प्रौद्योगिकी से नहीं जोड़ पाते हैं, तो फिर हिंदी दिवस का कोई अर्थ नहीं। हमने हिंदी को व्यवहार के धरातल पर उतारने की बजाय उसे एक घेरे में बंद कर दिया। भाषा के लिए कोई भी घेरा अहितकर सिद्ध होता है। यही कारण है कि लगभग 75 वर्षों से हिंदी दिवस मनाने के बावजूद शैक्षिकी संस्थानों में भी हिंदी में काम करना मुश्किल माना जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मीडिया और सिनेमा आदि के कारण बोलचाल के रूप में हिंदी लगातार लोकप्रिय होती गई है। जरूरत यह है कि हम इसे सिर्फ बोलचाल की नहीं, कार्य और व्यवहार की भाषा बनाएं, इसे शिक्षा और ज्ञान की भाषा बनाएं। इसके लिए इसके विभिन्न रूपों को मान्यता देनी होगी। अगर दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ परिवार की भाषाओं को हिंदी में मिलाकर एक अलग द्रविड़ हिंदी बना लेते हैं तो उसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर बंगाल के लोग थोड़े भिन्न प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं तो शुद्धता के नाम पर नाक भान सिकोड़ने की बजाय उसे सहर्ष स्वीकृति दीजिए। बांधने से भाषा मरती है। भाषा को कूप जल नहीं, नदी जल बनाने की जरूरत है। शब्दों का जुड़ना या अर्थ का बदलना भी भाषा का विकास है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि अर्थोत्कर्ष ही नहीं, अर्थापकर्ष भी विकास माना जाता है। आज का समय तकनीक और प्रौद्योगिकी का समय है। भिन्न प्रकार की हिंदी को इस तकनीक की मान्यता मिले, इसका प्रयास होना चाहिए। यह तभी हो पाएगा जब देश में हिंदी को सम्मान मिलेगा। पता नहीं कैसे यह मानसिकता विकसित हो गई है कि जब देश के बाहर किसी को मान्यता मिलती है तो उसे देश के भीतर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल गया तो भारत सरकार को भी लगा कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। हम इस इंतजार में बैठे हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र हिंदी को मान्यता दे देगी तो देश में उसका महत्व बढ़ेगा। यह गलत समझ है। जब देश के लोग क्षेत्र आदि की मानसिकता से मुक्त होकर हिंदी को सम्मान देंगे तो संयुक्त राष्ट्र भी सम्मान देगा।
अन्यथा धीरे धीरे बाहर के देशों के लोग यह मानने लगे हैं कि भारत के लिए हिंदी नहीं अंग्रेजी जानना पर्याप्त है। निश्चित रूप से यह हमारी शिक्षा नीति और हिंदी को हिंदी क्षेत्र की मानने वाली सीमित दृष्टि के कारण हुआ है। अब समय आ गया है कि हम इस स्थिति को बदलें, अन्यथा इतनी देर हो जाएगी कि फिर चाह कर भी नहीं बदल पाएंगे।